वेलकम ऑन द कैंडिडेट्स टू अवर गूगल प्लेटफॉर्म एमएल क्लासेस। जो सीरीज हम हिस्ट्री की लेके चल रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज 2024 का आज क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है और इसी के जरिए मैं आपका पूरा हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कंप्लीट करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। एंड पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेशवाज एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके बारे में, पेशवाज के बारे में है और हमें उन्हें किसमें लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कनेक्ट करना है। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये क्वेश्चन कल मैंने 2025 पेपर में भी आपको कराया था। यही बेनिफिट होता है पीवाईक्यू सीरीज का, इससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस ट्रेंडिंग में जा रहा है, किस बेसिस पे हमें क्वेश्चन को फॉर्म करना है, किस बेसिस पे हमें सारे क्वेश्चंस को लेके चल रहा है। तो हम बात करेंगे किसकी, रघुनाथ राव दिए हैं, बालाजी बाजीराव, नारायण राव एंड बालाजी विश्वनाथ, ये लोग हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, रघुनाथ राव। तो सबसे पहला ऑप्शन हम करेंगे क्या, रघुनाथ राव। सेकंड वन इज बालाजी बाजीराव। तो रघुनाथ राव का क्या है, 1773 से लेकर 1774 तक रघुनाथ राव थे। ठीक है। बालाजी बाजीराव, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, नाना साहिब के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये कब तक थे, 1740 से लेकर 1761 तक थे। ओके। बात करेंगे नारायण राव की, किसकी, नारायण राव। तो नारायण राव कब तक थे, 1772 से लेकर 73 तक थे। एंड बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ कब तक थे, 1713 से लेकर 1720 तक। किसमें लगाना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन आएंगे, बालाजी विश्वनाथ आएंगे। आफ्टर दैट कौन आएगा, बालाजी विश्वनाथ के बाद बालाजी बाजीराव आएंगे, जिन्हें हम नाना साहेब बुलाते हैं। उसके बाद नारायण राव एंड उसके बाद रघुनाथ राव। यानी कि हमारी सीरीज क्या बनेगी, 4231। 4231 ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं विद रेफरेंस टू द अर्ली ट्रेड। जो प्राचीन समय में क्या होता था, जो भी ट्रेडिंग होती थी, उसको लेकर हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। यानी कि यहाँ बात करेंगे हम किस हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से। ये क्वेश्चन किससे रिलेवेंट है, ये क्वेश्चन हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेवेंट करता है। किससे, एंशिएंट हिस्ट्री से। पहला स्टेटमेंट है, देयर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। कि जब एंशिएंट इंडिया का टाइम था तो उस टाइम पे वहां पे बहुत सारे रिवर पोर्ट्स थे या नहीं थे। तो हमें पता है कि उस टाइम पे भी ट्रेड होता था। तो ट्रेड होता था तो वहां पे हमारे साथ बहुत सारे पोर्ट्स थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, करेक्ट है। सेकंड क्या है, देयर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। वहां पे बहुत सारा सामान यातायात के द्वारा लाया जाता था, जिन्हें हम क्या करते थे, वेयर हाउस में स्टोर किया जाता था और वहां से बाद में उन्हें क्या किया जाता, आगे आगे एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग सेन रूलर्स। किसके बारे में बात हो रही है, सेन रूलर्स के बारे में बात हो रही है। कहां के थे, ये बंगाल में रूल करते थे। कहां रूल करते थे, बंगाल में रूल करते थे। लगाना किसमें हमें, असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें हमें लगाना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे हम कि यहाँ सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले जिन्हें हम संस्थापक भी बोल सकते हैं, जहां से सेन डायनेस्टी शुरुआत हुई थी, तो वो कहां से हुई थी, हेमंत सेन से हुई थी। कहां से हुई थी, हेमंत सेन। तो इनका रेन कब तक रहता है, 1095 से लेकर 96 तक। हेमंत सेन के बाद कौन आते हैं, विजय सेन आते हैं। इनका कब रहता है, 1096 से लेकर 11,059 तक। सॉरी 11,059 तक। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं बल्लाल सेन। कौन आएंगे, बल्लाल सेन। इनका कब तक रहता है, 1159 से लेकर 1179 तक। एट लास्ट हमारे कौन बचते हैं, लक्ष्मण सेन बचते हैं। कौन बचेंगे, लक्ष्मण सेन। इनका कब रहता है, 1179 से लेकर 1206 तक। तो इन्हें हम किसमें लगाएंगे, असेंडिंग में लगाएंगे। किसमें, असेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है, सबसे नीचे से लेकर सबसे बाद में जो आया
उस ऑर्डर में हमें लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? हेमंत सेन, आफ्टर दैट विजय सेन, आफ्टर दैट बल्लाल सेन एंड लास्ट लक्ष्मण सेन। तो हमारा सीरीज क्या बनेगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है हमें। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द बैरम खां। ये हमें किससे रिलेट कर रहा है? मीडिएवल टाइम से। कहां पर जाएंगे हम? मीडिएवल में। कहां जाएंगे? मीडिएवल हिस्ट्री में। मीडिएवल हिस्ट्री में बोला गया है कि अकबर गेव द टाइटल खाने खाना टू बैरम खान। अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी। किसे दी थी? बैरम खान को दी थी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है? दिस टाइटल वाज गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। क्या ऐसा हुआ था कि जब उन्हें वजीर बनाया गया था तब उन्हें उपाधि दी थी? नहीं, इन्होंने यह उपाधि बैरम खान को कब मिली थी? जब अकबर का कोरोनेशन हुआ था। क्या हुआ था? कोरोनेशन, यानी कि उसका राज तिलक किया गया था। उस टाइम ही उसे यह उपाधि दे दी गई थी। किसे? बैरम खान को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओनली 1। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द जस्टिस पार्टी। हम किसके बारे में बात करेंगे? जस्टिस पार्टी के बारे में बात करेंगे। कौन सी पार्टी? जस्टिस पार्टी। द जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस बाय कॉलिंग इट अ ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या जस्टिस पार्टी ऐसा करती थी? हाँ, करती थी। कि जस्टिस पार्टी ये चीज मानती थी कि जो भी कांग्रेस है वो ब्राह्मण अपोज्ड डोमिनेटेड पार्टी है। ब्राह्मण अपोज्ड डोमिनेटेड पार्टी है। ठीक है। ये फॉर्मेशन कब हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ 1916 में। कब फॉर्मेशन होता है जस्टिस पार्टी का? 1916 में। कौन कौन करता है? एक तो इसमें थे CN मुदालियर, एक बंदा तो ये था, एक बंदा ये था, दूसरा बंदा कौन था? TN नैयर। TN नैयर। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है? इट क्लेम्ड द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द नॉन ब्राह्मण। इन्होंने नॉन ब्राह्मण के लिए क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मांगा था? हाँ, मांगा था। ये यहां तक तो इनकी बात पूरी सही है। एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैड गिवन टू मुस्लिम। बट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब का है? 1909 का। पर इन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के चलते नहीं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मोंटफोर्ड रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स, जो कब था? 1919। इन्होंने मॉर्ले मिंटो के तहत नहीं मांगा था। कब मांगा था? इन्होंने मांगा था मोंटेग्यू या मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। तो हमारा पास सही होगा ओनली सी ऑप्शन। ओनली 1 इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी। यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? WPP के बारे में बात करने जा रहे हैं। द वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1927। हाईलाइट कीजिए, 1927 एंड वॉज गिवन द फॉर्म ऑफ एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऐसा था? नहीं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? WPP का। WPP का फॉर्मेशन होता है दिसंबर 1928 में, ना कि 1927 में। द ऑब्जेक्टिव क्या था इस पार्टी का? और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वॉज टू वर्क विद इन द कांग्रेस so that it could be made a more revolution inclined party or an organization of the common people। हाँ, इसका ये उद्देश्य सही दिया है। इसका उद्देश्य सही है कि इसका उद्देश्य यही था कि कांग्रेस के अंतर्निहित रहते हुए हम जो कॉमन पीपल हैं या जो किसान वर्ग है उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिवॉल्यूशंस ला सकें, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज ला सकें। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड ऑप्शन 2 इज ऑप्शन 1 इज रॉन्ग एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यानी कि हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ओके। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहां पे हमें कुछ इवेंट्स दिए गए हैं जो कब से कब तक है? 1939 से लेकर 1945 के बीच के सारे इवेंट्स हमें दिए गए हैं। इन इवेंट्स को हमें क्या करना है? सबको किस में लगाना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में आया। किसने स्थापना की? दादा भाई नौरोजी ने की। कहां की? लंदन में की। क्यों की? क्योंकि जो ब्रिटिश पब्लिक थी उसे वो अवेयर कराना चाहते थे
कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडियन मैटर्स को अफेयर कर रहे हैं, किस तरीके से उसका माल न्यूट्रिशन किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल इंडियन एसोसिएशन। कौन सा नेशनल इंडियन एसोसिएशन कब आता है? 1870 से 71 के बीच में आता है। लेके कौन आता है? मैरी कारपेंटर लेके आती है। कहां से? ब्रिटेन, या बोलते हैं हम जिसे ब्रिस्टॉल, ब्रिस्टॉल यूके से, ब्रिस्टॉल यूके से लेके आई। क्यों लेके आई? ये किस पर मार्क करती है? ये करती है फीमेल एजुकेशन को लेकर, फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन को लेकर। थर्ड ऑप्शन दिया है क्या? इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी कब आता है? 1872 में आता है। किसके किसके द्वारा आया गया? आनंद मोहन बोस के द्वारा। कौन लेकर आया इसे? आनंद मोहन बोस इसे लेकर आए। एंड लास्ट दिया है क्या? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन कब आया? जुलाई 1876 में आया। इसे कौन लेके आया? इसे लेके आए एस.एन. बनर्जी, जिन्हें हम बोलते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एंड आनंद मोहन बोस। इन लोगों ने मिलकर क्या बनाया? इंडियन एसोसिएशन बनाया। अगर हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आफ्टर दैट क्या आएगा? ऑप्शन 3 इंडियन सोसाइटी। आफ्टर दैट इंडियन नेशनल एसोसिएशन। एट लास्ट इंडियन एसोसिएशन। यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। कुछ हमें इवेंट्स दिए गए हैं, अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीएस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी, यानी कि जो सबसे पहले एक्टिविटी हुई उसके बाद में, मतलब जो अपडेट है, जो एक्टिविटी है और जो अर्लीएस्ट एक्टिविटी है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहां पर मैं पहला ऑप्शन दिया रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। जो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट हुआ था वो कब हुआ था? फेब 1946 में हुआ था। ठीक है, सबको पता होगा। सेकंड ऑप्शन अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन कब होता है? मार्च 1946 में होता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कब होता है? सितंबर 1946 में होता है। एंड अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली, जो यूके के कुछ लोग आए थे दिल्ली में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लेकर कि पॉलिटिक्स का क्या जायजा लिया जाए भारत में, उसके लिए जो लोग आए थे तो वो कब आए थे? जैन 1946 में आए थे। क्रोनोलॉजी में लगाओ, सबसे पहले क्या आएगा? जैन, उसके बाद फेब, उसके बाद मार्च, एंड आफ्टर दैट सितंबर, यानी कि 4 1 2 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां बात की गई है एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891। इसमें बोला गया है इट वॉज बहराम जी मालावारी, एक पारसी रिफॉर्मर। ये कौन थे? एक पारसी रिफॉर्मर थे जो कहां से थे? बॉम्बे से थे। हु एडवोकेटेड फॉर दिस लेजिस्लेशन, जो इस लॉ को लेके आए थे या जो इस लॉ के लिए लड़े थे। तो ये लॉ पास हुआ कब? 1891 में। इस लॉ में क्या क्या था? इस लॉ में यह था जो गर्ल्स की मैरिज एज थी, गर्ल्स की मैरिज एज, गर्ल्स की जो मैरिज एज थी उसको 10 से कितना कर दिया गया था? 12 ईयर्स कर दिया गया। 10 से कितना कर दिया गया था? 12 ईयर्स कर दिया गया था। एंड ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब बात करेंगे ऑप्शन 2 के बारे में। द एक्ट वॉज सपोर्टेड बाई द एक्सट्रीमिस्ट बिंग लेड बाई द बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, क्या उन लोगों ने इसका सपोर्ट किया? नहीं किया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक या जो भी हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे वो इस चीज में बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं या उनकी जो भी पॉलिसीज हैं उन्हें हमारे किसी भी रिलीजियस काम में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, या जो भी हमारा सेकुलरिज्म बना हुआ है उसके आगे कभी आना नहीं चाहिए। तो हमारा इससे ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। तो हमारा क्या मिला? ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। वन इज लेवल्ड एज असर्शन, क्या दिया है? असर्शन दिया है। एंड द अदर एज अ रीजन, दूसरा रीजन दिया है। एक क्या है? असर्शन है, दूसरा क्या है? रीजन है। शिवाजी हैड टू फेस द अपोजिशन फ्रॉम द बिग देशमुख। जब शिवाजी क्या कर रहे थे? मराठा एम्पायर की स्थापना कर रहे थे, तो उन्हें बहुत सारा अपोजिशन झेलना पड़ा था। किससे? जो बिग देशमुख थे, बिग देशमुख थे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है? असर्शन हमारा क्या है?
करेक्ट है। दूसरे में बात करेंगे, दीज देशमुख्स वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन एज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बीजापुर। क्या ये लोग बीजापुर के अंतर्गत सामंत बना रहना में बहुत ज्यादा खुशी थी? ये लोग यही चाहते थे, ये मराठा स्टेट के अगेंस्ट थे, दिस वाज करेक्ट। एंड ये हमेशा के लिए फ्यूडल लॉर्ड्स ही बनने रहना चाहते थे। तो इसका रीजन भी क्या है? करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू अशोक। किसको लेकर? अशोक सम्राट को लेकर किए। द डेफिनेशन ऑफ धम्म, जो धम्म की परिभाषा है, वॉज गिवन बाई अशोक, अशोक ने दी, बट टेकन फ्रॉम द राहुलोवाद सुत्त। ये क्या है? बुद्धिस्ट है। क्या? बुद्धिस्ट ट्रेंड से लिया गया था। राहुलोवाद से क्या लिया गया था? डेफिनेशन ऑफ धम्म लिया गया था। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। इन द 14th ईयर, 14वें वर्ष में जब उसका क्या हो रहा था? कोरोनेशन हो रहा था, तो अशोक ने अपॉइंट किया था एक नया टाइप का स्टाफ, जिसे हम किस नाम से जानते थे? धम्म महामंत्र। इनका क्या काम था? प्रोपेगेशन ऑफ द धम्म। ये क्या करते थे? प्रोपेगेशन ऑफ धम्म। जगह जगह जाकर क्या करते थे? प्रोपेगेशन ऑफ धम्म। धम्म। देन ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। हियर इज द लिस्ट ऑफ सम एसेस्ट एंड उनकी जो ट्रिटीज जो उन्होंने लिखी है। पहला ऑप्शन दिया है देवान भट्ट। देवण भट्ट। देवण भट्ट ने क्या लिखा है? स्मृति चंद्रिका लिखा है। क्या लिखा है? स्मृति चंद्रिका। सेकंड ऑप्शन इज हिमाद्री। हिमाद्री ने क्या लिखा है? चतुर्वर्ग चिंतामणि। क्या लिखा है? चतुर्वर्ग चिंतामणि। बात करेंगे माधवाचार्य की। किसकी? माधवाचार्य। तो माधवाचार्य क्या लिखते हैं? पाराशर माधव लिखते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी बल्लाल सेन। बल्लाल सेन क्या लिखते हैं? दान सागर लिखते हैं। और एक और इनकी बुक है जिसका बहुत फेमस है, वो क्या नाम है? अचन सागर। कौन सी? अचन सागर एंड दान सागर। ये दोनों बुक्स कौन लिखता है? बल्लाल सेन के द्वारा लिखी जाती हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए का 4, ए का 4, ए की ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। ए का 4, ओके। देयर आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज एज ए रीजन। एक असर्शन दिया गया है आपको, एक रीजन दिया गया है। बोला गया है टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वॉज सक्सेसफुल। जो भारत पर तुर्की आक्रमण था वह सक्सेसफुल रहा, सबको पता है। मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी, उन्होंने जो भी आक्रमण किए थे सफल रहे थे। यानी कि असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन क्या दे रहा है? देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। उस टाइम नॉर्थ इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। दिस इज ट्रू। देखो उस टाइम हमारे यहाँ जितने भी किंगडम्स थे, क्या थे? जितने भी किंगडम्स थे वो क्या हो गए थे? डाइवर्सिफाइड हो गए थे। क्या हो गए थे? डाइवर्सिफाइड। जो राजपूत वगैरह जितने भी थे वो आपस में टुकड़ी में बटकर आपस में ही लड़ रहे थे। तो इसीलिए टर्किश इन्वेजन भारत में क्या हुआ था? सफल हुआ था। तो बोथ असर्शन ए इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। किसकी बात करेंगे हम? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन जनवरी 1934। क्या ऐसा था? CSP बोलते हैं इसे हम शॉर्ट में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्या जैन 1934 में बनी थी? ये आपका एक स्टेटमेंट है। जैन 1934 में तो नहीं बनी थी, बट अक्टूबर 1934 में क्या बनी थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। सेकंड क्या है? जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइंड दिस पार्टी ड्यू टू हिज सिंपैथी फॉर सोशलिज्म। सारे लोग जानते हैं सोशलिज्म को लेकर जवाहरलाल नेहरू के पास क्या थी? सिंपैथी थी। बट जवाहरलाल नेहरू ओनली कांग्रेस को ही ज्वाइन किया हुआ था। कभी भी उन्होंने CSP की मेंबरशिप नहीं ली। कभी भी मेंबरशिप नहीं ली। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन 2 इज
रॉन्ग। आंसर क्या हुआ? नेदर वन एंड नॉर टू। बात करेंगे कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये किस टाइम की बात है? ये अकबर के रेन के टाइम की बात है। कब? जब अकबर का बोलते हैं क्या? रेन, जब अकबर का शासन चल रहा था। पहला ऑप्शन दिया है मर्डर ऑफ अबुल फजल, अबुल फजल का मर्डर हुआ था। दूसरा ऑप्शन डेथ ऑफ शेख मुबारक, डेथ ऑफ शेख मुबारक। अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल मारा गया था 1602 एडी में। डेथ ऑफ शेख मुबारक, शेख मुबारक मारा गया था 1593 एडी में। डेथ ऑफ फैजी कब हुआ? डेथ ऑफ फैजी हुआ 1595 एडी में। ओके। एंड डेथ ऑफ दानियाल, डेथ ऑफ दानियाल, दानियाल कब मारा गया? दानियाल मारा गया 1605 एडी में। किस में आ रहा है क्रोनोलॉजिकल? सबसे पहले कौन मारा गया? शेख मुबारक मारा गया। कौन मारा गया? शेख मुबारक। उसके बाद कौन मारा गया? फैजी मारा गया। शेख मुबारक के बाद फैजी मारा गया। अब शेख मुबारक था कौन? अबुल फजल और फैजी का पिता था। कौन? शेख मुबारक। सबसे पहले कौन मारा गया? शेख मुबारक, यानी कि ऑप्शन 2। उसके बाद फैजी, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अबुल फजल, ऑप्शन नंबर 1। एंड लास्ट में डेथ ऑफ दानियाल, जो अकबर का बेटा था, उसकी मृत्यु होती है। तो ऑप्शन हमारे क्या बनेंगे? 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16। हम देखेंगे 16 के बारे में क्या बोल रहा है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, कल से जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो मेजरली जो पोर्शन है वो किस बेस में हमें मिल रहा है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। चाहे कोई इवेंट हो, कोई डेट्स को लेके हो, किसी की मतलब रेन का टाइम हो, किसी का राज्य का टाइम है, किसी शासन का जब तक राज चला उसकी कुछ इवेंट्स दे दिए गए, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस किसमें करना है? हिस्ट्री को लेकर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। पहला ऑप्शन है लिलित को अगस्त ऑफर। लिलित को अगस्त ऑफर कब आया था? अगस्त में आया था। कब आया था भाई? अगस्त। कौन सी अगस्त? अगस्त आया था 1940 में। रामगढ़ सेशन कब हुआ? मार्च 1940 में। सॉरी, ये सेकंड ऑप्शन पे क्रिप्स मिशन है। क्या है? क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। रामगढ़ सेशन हुआ मार्च 1940 में। और रिजाइन दिया था कुछ कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने। वो कब दिया था? 1939 में दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि 1930 के टाइम में हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 की स्थिति थी और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था। तो इंडिया को बिना ही किसी से मशवरा किए हुए उसे किसमें शामिल कर लिया गया? वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल कर लिया गया। जिससे डिसअपॉइंट होके जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे वो क्या करते हैं? अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो यानी कि इसमें क्या बनेगा? सबसे पहले 1939, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद बनेगा रामगढ़ का सेशन हुआ था मार्च 1940। उसके बाद में लिलित को अगस्त ऑफर आया। एंड सेकंड में क्रिप्स मिशन सबसे लास्ट में आता है। कब आता है? 1942 में। तो क्या बना? 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हियर इज बुक। अच्छा, यहां पर सबसे पहली लिस्ट में हमें क्या दी गई है? बुक्स दी गई हैं। एंड सेकंड में हमें क्या दी गई है? उनके राइटर दिए गए हैं। एक बेस्ट फेमस बुक है हिंदू पॉलिटी। हिंदू पॉलिटी किसने लिखी है? केपी जायसवाल ने लिखी है। सेकंड बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया। बहुत ही फेमस बुक है और बहुत ही फेमस राइटर की है। किसकी है? ए.एल. बशम। किसकी है? ए.एल. बशम। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये किसकी बुक है? ये है डी.डी. कौशाम्बी की। एंड ऑप्शन डी दिया है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सभी लोग जानते हैं किसकी बुक है? बी.ए. स्मिथ की। यानी क्या बनेगा? ए का बनेगा 3, ए का 3, बी का 2, सी का 1। ए का 3, बी का 2, सी का 1 नहीं है। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं. वन इज लेबल्ड एज असर्शन, एक असर्शन है, एंड द अदर इज रीजन, एंड द सेकंड वन इज रीजन. मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसिडर्ड ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डिस्टाइंड टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन. कुछ जो मॉडर्निस्ट थे, कौन थे? एक्ट ऑफ प्रोविडेंस माना गया किसके द्वारा? कुछ नेशनलिस्ट के द्वारा. ऐसा था जी. एक थे आपके दादा भाई नौरोजी एंड गोखले जी. ये लोग क्या मानते थे? ये लोग मानते थे जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे मॉडर्नाइजेशन, इसे बहुत अच्छा मानते थे. मॉडर्नाइजेशन जैसे कि उनके द्वारा लाया गया एजुकेशन, रेलवे और लॉज. जो ये लोग लेके आए, इन लोगों को ये लोग क्या मानते थे? बहुत अच्छा मानते थे. और इसे वो किस नाम से संशोधित करते थे? एक्ट ऑफ प्रोविडेंस बोलते थे. क्या बोलते थे? एक्ट ऑफ प्रोविडेंस. दे कंपाइल्ड ओनली अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल. अब आप इस चीज को समझो, अन ब्रिटिश रूल किसे मानते थे? वो अन ब्रिटिश रूल बोलो किसे मानते थे? अन ब्रिटिश रूल. जो हमारे मॉडर्निस्ट थे, अर्ली नेशनलिस्ट थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हुए, गोखले हुए, वो पूरे ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे उन सबसे तो उनका कोई दिक्कत नहीं था. उन्हें किससे दिक्कत था? उन्हें दिक्कत था कि जो ऐसी कुछ पॉलिसीज थी, पॉलिसीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आप बोल सकते हो, पॉलिसीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इस चीज को वो क्या बोलते थे? अन ब्रिटिश रूल बोलते थे. इस चीज को वो क्या बोलते थे? अन ब्रिटिश रूल. असर्शन आपका सही है अपनी जगह, रीजन भी आपका सही है अपनी जगह, क्योंकि ब्रिटिश वालों को ही वो क्या बोलते थे? अन ब्रिटिश रूल बोलते थे. बट पूरी तरह रीजन इस चीज की पुष्टि नहीं करता है. तो हमारा इसमें क्या होगा? बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, विलियम ए जे आर्कबोल्ड को लेकर दिया गया है. इसके बारे में सबने पढ़ा होगा. इसमें बोला गया है नॉट करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट उनके लिए सही नहीं है? विलियम ए जे आर्कबोल्ड, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज डक्का, कि डक्का के गवर्नमेंट कॉलेज के वो प्रिंसिपल रहे. सेकेंड ऑप्शन, लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे. थर्ड ऑप्शन, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रिंसिपल रहे. एंड मुयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्रिंसिपल रहे. तो वो लाहौर के भी प्रिंसिपल रहे थे, अलीगढ़ के भी रहे थे, एंड इलाहाबाद के भी रहे थे. बट वह ऑप्शन ए, डक्का के कभी भी प्रिंसिपल नहीं बने थे. क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स. कुछ इवेंट्स हमें दिए गए हैं एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. उन्हें हमें किसमें लगाना है? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. पहला क्या दिया है हमें? बेलोर म्यूटनी दिया है. कौन सा? बेलोर की जो म्यूटनी हुई थी. तो बेलोर की म्यूटनी कब होती है? जुलाई 1806 में हुई. कब हुई थी? जुलाई 1806 में हुई. क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पे जो फौजी थे या जो भी वहां पर सिपाही थे, उनकी ड्रेस कोड को चेंज कर दिया गया था. उसको लेकर ये म्यूटनी होती है. सेकंड ऑप्शन, डेथ ऑफ नाना फडणवीस. नाना फडणवीस की डेथ कब होती है? 1800 में डेथ उनकी हो जाती है. रिकॉल ऑफ बेलेस्ली, रिकॉल ऑफ बेलेस्ली, बेलेस्ली को वापस कब बुलाया गया लंदन? कब बुला लेते हैं? 1805 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बेलेस्ली को वापस लंदन बुला लिया जाता है. एंड 14 एंग्लो नेपलीज वॉर. एंग्लो नेपलीज वॉर कब होता है? 1814 से लेकर 1816 तक होता है. एंग्लो नेपलीज वॉर के रिलेटेड मैंने कल एक क्वेश्चन भी कराया था, जिसमें आपने पढ़ा होगा. कल मैंने एक चीज पढ़ाई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली. क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था. कब हुआ था? 1816 में. वो किसका आउटकम था? वो इसी का आउटकम था. किसका? एंग्लो नेपलीज वॉर का. अब इसे हमें किसमें लगाना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? डेथ ऑफ नाना फडणवीस 1800 में. 1800 में डेथ ऑफ नाना फडणवीस होती है. उसके बाद क्या होता है? रिकॉल ऑफ बेलेस्ली होता है. बेलेस्ली को वापस लंदन बुला लिया जाता है. उसके बाद में क्या होता है? बेलोर की म्यूटनी होती है 1806 में. एंड लास्ट में क्या आता है? ऑप्शन नंबर 4, एंग्लो नेपलीज वॉर होता है.
यानी कि हमारा क्या बनेगा 2314, 2314। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हियर इज द लिस्ट, देयर इज टू लिस्ट, दो लिस्ट हमें दी गई है। फर्स्ट में क्या दिए, कुछ रिवॉल्ट्स दिए, फेमस रिवॉल्ट्स, एंड उनके लीडर के बारे में बताना है। किसके बारे में, उनके लीडर के बारे में। पहला दिया है पाइका रिवॉल्ट। पाइका रिवॉल्ट किसके लीडर कौन थे, जगबंधु विद्याधर महापात्र। कौन थे, जगबंधु विद्याधर महापात्र। कब हुआ था ये, 1817 में, ठीक है। सेकंड दिया बरेली का रिवॉल्ट। बरेली का रिवॉल्ट किसके लीडरशिप में हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद एवाज। ये कब हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। हुआ कब था, 1816 में। मालाबार रिवॉल्ट, किसके बारे में बात करेंगे हम, मालाबार रिवॉल्ट के बारे में। तो मालाबार रिवॉल्ट के कौन थे, एडाचना कुंगन। कौन थे, एडाचना कुंगन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये कब होता है, 1800 से लेकर 1805 तक ये रिवॉल्ट चलता है। एंड लास्ट बचता है सिलहट रिवॉल्ट। सिलहट रिवॉल्ट किसके लीडरशिप में हुआ था, राधाराम। यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसे मैच करोगे तो क्या आएगा, पाइका रिवॉल्ट, जगबंधु विद्याधर महापात्र, ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड देयर इज अनदर लिस्ट दी गई है। पहली लिस्ट में दिए गए हमें ऑथर्स, सेकंड में उनकी फेमस बुक्स। लल्लन जी गोपाल, इसके बारे में बात करेंगे हम, लल्लन जी गोपाल के बारे में। तो लल्लन जी गोपाल ने बुक लिखी थी कौन सी, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थन इंडिया। ये नॉर्थन इंडिया के बारे में बात करते हैं, जहां पर राजपूत काल के बारे में इन्होंने बहुत सारा कुछ दर्शाया है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए। सेकंड है हबीब एंड निजामी। हबीब एंड निजामी क्या करते हैं, सल्तनत पीरियड को लेकर चलते हैं, राजपूत रूरल से लेकर पूरा सल्तनत पीरियड उन्होंने कवर किया है। स्पेशली द दिल्ली सल्तनत को लेकर उन्होंने लिखा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात करेंगे के एस लाल। के एस लाल ने क्या लिखा है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी कॉन्क्वेस्ट हुए हैं, उसका जो भी रेल रहा था उसके बारे में लिखा है। किसने लिखा है, के एस लाल ने। एंड ऑप्शन डी दिया है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा किसके बारे में लिखते हैं, जो भी चौहान डायनेस्टी थी उनके ऊपर इन्होंने बहुत सारा विश्लेषण किया हुआ है। तो लल्लन जी ए का 2, बी का 1, सी का 3, सॉरी ए का 2, 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 बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करेंगे कुंवर सिंह के बारे में। कुंवर सिंह को आप सब लोग जानते हो, बिहार से थे। इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। कौन से रिवॉल्ट में, रिवोल्ट ऑफ 1857 में। यानी कि बोला गया है कुंवर सिंह जो लैंड लॉर्ड थे, कहां के, जगदीशपुर के, लैंड द रेवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। कौन सा, 1857 में। यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बात करेंगे ऑप्शन 2 के बारे में, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। क्या रानी लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र था उसे लॉर्ड डलहौजी ने हायर माना था। सभी लोग जानते हैं कि उसने हायर मानने से इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। तो हमारा ओनली 1 इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स। यहां पे हमें कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स दिए गए हैं एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्हें हमें लगाना है। पहला ऑप्शन दिया गया है आइसिंग। किसके बारे में बोला गया है, आइसिंग के बारे में। आइसिंग कब आया था, 671 से 675 एडी में आया था। सेकंड ऑप्शन दिया है अलबरूनी। अलबरूनी कब आया था, 1017 से 1037 के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 दिया है क्या, हुएनसांग। हुएनसांग कब आया था, 629 से लेकर 629 से 645 के पीरियड में आया था। लास्ट बचता है कौन, फाइयान। फाइयान कब आया था, 399 से लेकर 414 एडी के बीच में आया था। फाइयान आया था। फाइयान कब आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के राज्य में। चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें हम क्या बोलते थे, विक्रमादित्य भी बोलते थे, उनके टाइम पीरियड में आता है। ठीक है, फाइयान। बात करेंगे हुएनसांग की। हुएनसांग कब आया, हर्षवर्धन के काल में आया। कब आया, जब हर्षवर्धन का राज्य था। उसके बाद कौन आता है, आइसिंग आता है। आइसिंग हर्षवर्धन के राज्य के बाद आता है, जब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड
खत्म हो जाता है। उसके बाद कौन आता है? आइसिंग। और लास्ट में हम बात करेंगे अल बरूनी की। तो अल बरूनी तो महमूद ऑफ गजनबी के साथ ही आया था एक स्कॉलर के रूप में। तो इसे हम लगाते हैं तो हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ह्वेनसांग आएगा, यानी कि 4 3। आफ्टर दैट आइसिंग, एट लास्ट अल बरूनी, यानी कि 4 3 1 2 4 3 1 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2024 PYQ सीरीज। और क्या दिया गया है हमें? गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। वन इज लेबल्ड एज असर्शन, एक असर्शन है। सेकंड वन इज रीजन, और लास्ट वाला क्या है? रीजन। यहां बोला गया है बलवन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड। कि बलवन ने क्या किया था? जो उसकी गवर्नमेंट थी उसे इतना स्ट्रिक्टली बनाया था, और जितनी भी अथॉरिटी है, जो पावर थी, वो सब किसके हाथ में थी? बलवन के हाथ में थी। बात किसके बारे में हो रही है? मैमलुक डायनेस्टी के बारे में। मैमलुक डायनेस्टी के बारे में। तो मैमलुक डायनेस्टी का एक कौन था? रूलर था, जिसका नाम क्या था? गियासुद्दीन बलवन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा असर्शन 1 इज करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। उत्तर पश्चिम का जो उसका एरिया था, वो इसे मंगोल के इन्वेजन से प्रोटेक्ट करना चाहता था। हाँ, वो इसको प्रोटेक्ट करना चाहता था, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या किया था? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहुत सारे क्या बनाए थे? फोर्ट्स बनाए थे, और अपनी बहुत सारी मिलिट्री पावर को वहां पर क्या किया था? डिप्लॉय कर दिया था। उसने अपनी सैन्य शक्ति वहां पे नॉर्थ वेस्ट साइड में पूरे पे सैन्य शक्ति अच्छे से लगा दी थी, अच्छे से घेराबंदी कर दी थी, जिससे कि मंगोल का इन्वेजन कहां नहीं हो सके? उसकी टेरिटरी में नहीं हो सके। तो इसका रीजन भी क्या है? सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस इज ऑल 2024 क्वेश्चन पेपर। दीज आर ऑल क्वेश्चन जो आपने सबने देखे कि किस किस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। आप सबने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि 2024 में जो क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट किया गया कब? 2025 में। एंग्लो नेपलीज वॉर के बारे में बहुत बात हुई थी कब? 2024 में, एग्जाम पेपर में। और उसकी ट्रीटी कहां पूछी गई? 2025 में। सो आई एम सेइंग दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल टू गो थ्रू द PYQ सीरीज रेगुलरली, विच आई हैव टेकन हियर एट अवर गोल्डन प्लेटफॉर्म, द ML क्लासेस। हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों के लिए बनाया है, जहां आपको पूरा PDF मिलेगा, पूरा क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी लोग इस चीज को स्कैनर करके और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू।